नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप करंट अफेयर्स की 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को देख रहे हैं, जिसमें आज ये 9वीं श्रृंखला आपके सामने है। इस 9वें प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे और वो भी पूरे विस्तार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट। पहला प्रश्न है, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह पर रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो आपका सही जवाब होगा बी, यानी रूस ने ये फैसला लिया है कि वो अब इंस्टाग्राम की जगह पे रोसग्राम लॉन्च करेगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया, यानी कि 2 का आंसर होगा ए। इनके द्वारा क्यों किया गया? क्योंकि ये वर्तमान में आयुष मंत्री हैं केंद्र में। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो योग महोत्सव 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया है। ठीक है, अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इस साल मनाया जाएगा 2022 में, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। तो फिर आपके जहन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? तो वो ऋषिकेश के उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? पहला नाम दिया है गीता पिरामल का। उन्होंने पुस्तक लिखी है राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है अभिनव चंद्रचूड़। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखा है? अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। अगला नाम है डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। इनकी कौन सी पुस्तक है? मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ठीक है, ये किसने लिखा था? तेहमटन एराज उडवाडिया ने लिखा था। यानी यहाँ पर तीनों सुमेलित है और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा तीसरे का। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की वह पहली महिला क्रिकेटर बन गई? तो आपका सही जवाब होगा झूलन गोस्वामी। यानी झूलन गोस्वामी विश्व की वह पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने, और ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और जिन्होंने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए हैं। नाम है झूलन गोस्वामी, यानी चौथे का बी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, कहां पर लॉन्च किया गया है? ठीक है, यानी आर्ट पार्क कहां पे आयोजित किया गया है? तो वो आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क कहां पर है? बेंगलुरु में। 5वें का सी ऑप्शन होगा। अगला 6वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वां FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहां किया जाएगा? ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा चेन्नई, यानी सी ऑप्शन सही होगा। भारत इस बार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन करेगा और वो कहां पर होगा? तो वो होगा चेन्नई में। और कब से कब तक होगा? अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में ये पूछ दे तो आपको याद रखना है कि 26 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में होगा। यहाँ शतरंज की बात उठी है तो आपको एक बात और क्विक रिवीजन कराना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस बीच परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पूछ दिया कि भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो याद रखिएगा भरत सुब्रमण्यम है। कई बार पिछला भी पूछ देता है, तो याद रखिए भारत का जो 72वां ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? तो वो मित्राभ गुहा है, मित्राभ गुहा। ठीक है, और एक और याद रखिए, हो सकता है कि महिला की तरफ भी चले जाए, तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो प्रियंका नुटक्की बनी है। ठीक है, यानी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की। और एक प्रश्न और इसमें समाहित करना चाहूंगा, यहाँ आपका शतरंज का मोटा मोटा हिस्सा कवर हो जाएगा कि विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। ठीक है, और ये भारतीय मूल के अमेरिकी है। ठीक है, ये फैक्ट आप इसके साथ कोरिलेट करके चलिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7वां, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? यह प्रश्न आते ही आपके दिमाग में तुरंत आंसर नाचने लगा होगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार हो चुका है। इसका सही जवाब होगा गुरुग्राम हरियाणा, यानी ए, यानी गुरुग्राम हरियाणा में वर्ल्ड पीस सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो आपने ये प्रश्न पहले भी देख लिया है, आपको क्लियर कट आंसर आ गया होगा। आपका आंसर होगा डी, यानी श्रीलंका। और याद रखिएगा ये 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, इसके विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। याद रखिएगा 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 जो श्रीलंका मेजबानी करेगा, उसका विषय क्या है? टुवर्ड्स एंड रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ठीक है, ये इसका 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय है। बार बार रिपीट करके आपको रिकॉल कराया जा रहा है ताकि गलती ना हो। अगला प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। तब ये मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे फिनलैंड है। एक बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड
हैप्पीनेस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको शार्ट फॉर्म में यूएनएसडीएस कहते हैं, ये इनके द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है कि इनके द्वारा जारी, तो याद रखिए यूएनएसडीएस है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 9 का आंसर ए होगा 136। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में निधन हुए उनका संबंध सुमेलित करिए। पहला नाम है रूपिया बांदा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। रूपिया बांदा का संबंध किससे है? तो ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी पहला मिसमैच है। अब यानी रूपिया बांदा कौन है? तो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, रूपिया के साथ बांदा लगा है ना, और जाम्बिया में भी ब है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, रूपिया बांदा और जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। अगला नाम है कुमुदबेन जोशी, जो आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला नाम है यूजीन पार्कर। यूजीन पार्कर जो है वो अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक है, ये भी मिसमैच है, यानी यहाँ सही जवाब बी होगा 10 का। और याद रखिएगा, रूपिया बांदा जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति और यूजीन पार्कर अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक है, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 56वां है, ठीक है। और तो पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। और ये कौन सा है? ये वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें भारत का स्थान 56वां, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 देखिए, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा कि गुजरात का डांग जिला जो है वो 100% जैविक खेती वाला जिला है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया है कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान यूएसए का है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 66वां, यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा, सूचकांक से भारत यहाँ के पेपर में 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है, ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए जांच करते हैं। पहला है कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हो गया कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भारत में किया गया, और कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया, ठीक है। अगला है कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो ये भी बात सही है, यानी जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में 2021 में अर्जेंटीना ने जीता और हराया किसको? जर्मनी को हराया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भारत का स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा, इसमें भारत का स्थान 4वां था, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है अब कब होगा? तो ये 2023 में होगा, और इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी मलेशिया द्वारा की जाएगी, ठीक है। यानी अगला जो जूनियर हॉकी विश्व कप है वो 2023 में मलेशिया की मेजबानी में होगा। और एक प्रश्न यहाँ और भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होगा वो भारत में आयोजित होगा। ये जूनियर नहीं है, ये 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप है, ठीक है। 2023 में कहाँ होगा? भारत में। और अगला जो पुरुष हॉकी विश्व कप जूनियर का वो कहाँ होगा? 2023 में मलेशिया में। इन दोनों बातों को डिफरेंशिएट करके याद रखिएगा। यहाँ पर हॉकी को बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया, जितने डायमेंशन हो सकते थे, यानी प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर सी होगा। 15 देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के साथ जुड़कर जो लोग इस श्रृंखला को देख रहे हैं उनको ये मालूम होगा कि यहाँ जब भी देश का जिक्र आता है तो हम लोग उनकी राजधानी को भी देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है कि इसका आंसर क्या है? पुर्तगाल से संबंधित है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या होगी? तो लिस्बन होगी, ठीक है। अर्जेंटीना नाम दिया है, तो याद रखिएगा पुर्तगाल कहाँ पे? यूरोप में है, और अर्जेंटीना कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है, और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और यहाँ इंग्लैंड का तो आप लोग जानते हैं लंदन, और ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासीलिया है, ठीक है। यहाँ राजधानी आप लोगों ने देख ली। और 15 नंबर प्रश्न का आंसर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800 से अधिक गोल कर दुनिया के पहले फुटबॉलर, और ये पुर्तगाल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रचना बिष्ट रावत, ठीक है। इसके लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत, यानी कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, नौसेना के दिवस अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई में किया गया, ठीक है। यानी कि नौसेना दिवस पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना ने मुंबई में किया। अब बात आती है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इससे कोरिलेट करके। तो जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया गया 2021 में, और इसकी थीम क्या थी? स्वर्णिम विजय वर्ष है, ठीक है। अब ये विषय क्यों रखा गया कि स्वर्णिम विजय वर्ष है, ठीक है। तो स्वर्णिम विजय वर्ष इसलिए रखा गया क्योंकि 2021 में
भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 में युद्ध हुआ था उसके 50 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो इसलिए इस बार का थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया, ये भी बात याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने शामिल किया है, ठीक है। किसमें? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है जो रूस द्वारा बनाई गई है? तो याद रखिएगा पहली फिल्म कौन सी है? द चैलेंज, ठीक है। द चैलेंज फिल्म को रूस ने बनाया और ये अंतरिक्ष में शूट की गई है, यानी कि 19 का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत और चीन की सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा कि जो सेला सुरंग का निर्माण भारत और चीन के पास किया गया, इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। यानी कि सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश से आप कोरिलेट कर देंगे, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक कैंपेन चलाया गया, क्या चलाया गया? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स कार्यक्रम चलाया गया, किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी द्वारा, जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं, ठीक है। यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है उनको और प्रमोट करने के लिए बाइकर्स से वहां पर घूमेंगे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो इससे कोरिलेट करके समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 21, कह रहा है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो वो जर्मनी में शुरू की गई है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी में, यानी 21 का डी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो एयर इंडिया को खरीदा टाटा ग्रुप ने, और याद रखिएगा इस अमाउंट को भी याद रखिएगा कि ये 18,000 करोड़ रुपए की में बिकी है, यानी कि यहाँ पर 22 का आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान करने वाला पहला अनुसूचित क्षेत्र का कौन सा बैंक है? तो उस बैंक का नाम क्या है? कोटक महिंद्रा, यानी कि यहाँ 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोटक महिंद्रा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIIA कहते हैं, ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये आयुष मंत्रालय के तहत इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? बाल रक्षा किट। और एक बात और याद रखिएगा, आयुष मंत्री जी का जिक्र अभी हमने आपको पहले किया था, सोनेवाल जी है, यानी 24 का आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो याद रखिएगा 4 है, यानी कि 4 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से कॉल गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए ये निजी परियोजनाएं स्टैब्लिश की जाएंगी। यानी कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चूंकि बजट का जिक्र हो गया तो याद रखिएगा कि इस बार का जो बजट है उसको सरकार ने अमृतकाल के बजट के नाम से पुकारा है। अमृतकाल का बजट क्यों कहा गया? क्योंकि 25 वर्ष बाद आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए ये कहा गया कि हम लोग अब अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए इस बार के बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया। एक बात और याद रखिएगा यहाँ पे बजट के बारे में, कि बजट में इस बार कहा गया कि बजट 2022-23 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी रहने का अनुमान है? तो वो 9.2 रहने का अनुमान है। इस प्रकार के प्रश्न बजट से अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ कि 2022-23 में जो भारत का आर्थिक विकास दर है वो 9.2 अनुमानित किया गया है, और वहीं आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो 2021-22 प्रस्तुत की गई उसमें यह अनुमान 8 से 8.5% का लगाया गया है। दोनों बातों को याद रखिएगा। और यहाँ 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 4, यानी ए ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो जो पूंजीगत व्यय है जीडीपी का वो होने का अनुमान है 2.9, यानी डी ऑप्शन सही होगा। यानी 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9 होगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को कितने तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने कहा है कि हम जीडीपी का 4.5 तक सीमित करेंगे। कब तक? 2025-26 तक। तो स्वाभाविक बात है कि आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि वर्तमान में इसको कहां तक रखा गया है? तो 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा को 6.4% तक रखने का अनुमान है। याद रखिएगा कि 2022-23 के बजट में राजस्व घाटा वो कितना अनुमानित है? तो वो 3.8% अनुमानित है। इस फैक्ट को भी आपको कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। उस रॉकेट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-1, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। यानी कि विक्रम-1 नाम के एक पहले भारत के निजी रॉकेट होगा
जो भारत की एक निजी स्पेस एजेंसी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो ये कितना रहा, 36.1 मिलियन टन, यानी यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 2020-21 में भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना रहा, 36.1 मिलियन टन, यानी प्रश्न संख्या 28 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों में निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु का 2020-21 में राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया है। ठीक है, उस महिला का नाम क्या है? तो सूजन अर्नोल्ड है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि 98 साल के इतिहास में कंपनी ने पहली बार महिला बोर्ड के अध्यक्ष को रखा है। ठीक है, किस कंपनी की बात हो रही है? तो बात हो रही है वॉल्ट डिज्नी की, और उस महिला अधिकारी का नाम क्या है, अध्यक्ष का नाम क्या है? सूजन अर्नोल्ड है। यानी कि 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के परिषद में 2 साल यानी 2022 और 2023 के लिए पुनः सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत को इस पुनः चुना गया है। ठीक है, यानी कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 32 नंबर देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज पुस्तक की लेखक स्मृति ईरानी है। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है? ये प्रश्न आप पूर्व में देख चुके हैं। ये पोचमपल्ली जो तेलंगाना में है, उसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला है। किसको? पोचमपल्ली को, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसरे हिंद को, यानी कैसरे हिंद को अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया है? तो संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन का किसके साथ किया गया है? ये बांग्लादेश के साथ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ 50 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था। जब यहाँ भारत और बांग्लादेश के बारे में बात हुई तो एक जिक्र और होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पुल का निर्माण किया गया है। उस पुल का नाम क्या है? मैत्री सेतु। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि मैत्री सेतु जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बना। अब ये मैत्री सेतु जो है ये किसको जोड़ेगा? तो ये त्रिपुरा को चटगांव बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। फिर प्रश्न उठता है कि ये मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? तो ये फेनी नदी पर बना है, 1.9 किलोमीटर लंबा है। यानी प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगला देखिए, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2021 के संदर्भ में किसका कथन, कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है, चलिए चेक करते हैं। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला, बिल्कुल सही है। यानी जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियन हुई वो कहां पे हुई? तो ढाका बांग्लादेश में हुई। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, सीधा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, अगर और जैसे मान लीजिए UPSSC का कोई एग्जाम है तो उसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं, और अगर मान लीजिए एक लेवल ऊपर जाना है तो उसमें कथन में ये दे देगा कि पहला स्थान किसका था? तो दक्षिण कोरिया। फिर पूछ देगा कि भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा था। भारत ने कितने पदक जीते? 7। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, जिसमें कह रहा है कि भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में उसको दूसरा स्थान मिला था। यानी यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि ये जो भारत को दूसरा स्थान मिला था जिसमें 7 पदक मिले हैं, इसमें 7 पदकों में 1 स्वर्ण है, 4 रजत है और 2 कांस्य है। और 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? ज्योति सुरेखा। ये ज्योति सुरेखा जो है ये विजयवाड़ा से संबंधित है, इनका संबंध है। ठीक है, तो एक ही इन्होंने ही जीता था, इसलिए इनका भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। या ये भी कभी पूछ देता है कि ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है, तब भी आप बता देंगे तीरंदाजी से है। ठीक है, एक फैक्ट और यहाँ पर तीरंदाजी से आपको जानना जरूरी है कि 2021 में ही विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप भी हुई थी और ये अमेरिका में आयोजित की गई थी। और इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भी पहला स्थान दक्षिण कोरिया का ही था और इसमें भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और कितने पदक जीते थे? तो 3 पदक जीते थे। ठीक है, और वो पदक किसने जीते थे? तो वो ज्योति सुरेखा ने ही जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या होगा? सी सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वो अवरोही क्रम में बताइए। कई बार अवरोही क्रम का नाम थोड़ा कंफ्यूजन लोग हो जाता है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, और आरोही लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक है, यानी यहाँ सर्वाधिक से कम की तरफ चलना है आपको। अवरोही का मतलब ये है। तो चलिए, इसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी कई बार कर लिया है। तो यानी 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और चौथा हो जाएगा उड़ीसा, यानी प्रश्न संख्या 37 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। एक जिक्र और मैंने किया था आपसे कि जो वन रिपोर्ट 2021 प्रकाशित हुई है, ये कौन सी भी रिपोर्ट है, तो ये 17वीं रिपोर्ट है। इस बात को भी याद रखिएगा, हो सकता है कहीं स्टेटमेंट में या छोटी ऐसे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में यही पूछ दे ऑप्शन में, तो ये भी याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन सी होगा। करा प्रश्न संख्या 38 देखिए, 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है, तो यह कार्यकारी सदस्य भारत को चुना गया है यूनेस्को द्वारा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यूनेस्को क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जैसे यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप बता दीजिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये पूछे कि इसकी कहाँ मुख्यालय है, तो पेरिस फ्रांस में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को। इसके फुल फॉर्म में यदि किसी को दिक्कत आ रही तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो ये दिया गया प्रकाश पादुकोण को, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, 39 का ए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी/आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया। इस ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ 2 प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं संभावित प्रश्न का जिक्र कर दे रहा हूँ। पहला तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि डीजीपी आईजीपी जो सम्मेलन हुआ वो रैंकिंग के क्रम में किस रैंक का है, तो वो 56वां सम्मेलन है। दूसरा प्रश्न यही पूछ सकता है कि जो 56वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन नवंबर 2021 में हुआ वो कहाँ पर आयोजित हुआ, तो वो लखनऊ में आयोजित हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 देखिए, आईसीसी द्वारा 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। जहां नहीं लिखा है बहुत सतर्क होकर पढ़ा करिए, क्योंकि कई बार लोग जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। अब देखिए इसमें कौन नहीं है, तो इसमें एक नाम नहीं है, वो है डेविड वार्नर, यानी डी ऑप्शन यहाँ हमारा आंसर होगा। इसका मतलब यह है कि 2021 में जो आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है उसमें बाकी 3 लोग हैं। कौन कौन है, महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन। ठीक है, कौन कौन है, महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन। ठीक है, यानी 41 का सही आंसर डी होगा। इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 42 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। कमलापति रेलवे स्टेशन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो उस समय हमने आपको इस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बारे में जिक्र किया था। क्या जिक्र हुआ था, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इसी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित ये पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न 2 नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हबीबगंज का नाम बदल के कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया और ये भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, इस तरह से आप जब भी कभी जिक्र आए तो उसको आप चेंज कर लें। अब जैसे यहाँ वाराणसी रेलवे स्टेशन लिखा है, तो वाराणसी का एक रेलवे स्टेशन मड़वाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रख दिया गया, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न 43 देखिए, कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो यानी वो भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है जोया अग्रवाल। यानी जोया अग्रवाल एक भारतीय महिला हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया, यानी 43 का आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44 देखिए, भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी। ठीक है, तो यानी जो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं जोर देके बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, क्या था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला देखिए, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्रांत। यानी विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत होगा जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया, नाम क्या है, विक्रांत। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न देखिए, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो इसको लागू करने वाला पहला देश कौन है, सिंगापुर है। और आरसीईपी का मतलब क्या होता है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, और इसको लागू करने वाला पहला देश कौन है, यानी मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, और इसका पहला कौन है, तो ये है सिंगापुर, यानी 46 का सही आंसर सी होगा। 47 नंबर देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया, तो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में वनीता गुप्ता को चुना गया है, यानी 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी वनीता गुप्ता भारतीय मूल की वह महिला है जो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुनी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा 127वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ उसका संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी को कौन सा देश करेगा? तो P4G सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की जाएगी। अब ये P4G सम्मेलन क्या चीज है? तो याद रखिएगा, P4G सम्मेलन जो है वो जलवायु शिखर सम्मेलन है, ठीक है। और ये इसका टारगेट क्या है कि स्वच्छ और ग्रीन प्लेनेट हो, इसके लिए P4G सम्मेलन हुआ और इसकी मेजबानी 2021 में दक्षिण कोरिया ने की। अगला 50वां प्रश्न है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। कह रहा है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा इंदौर, ठीक है। यानी इंदौर भारत का वह पहला शहर है जिसे वाटर प्लस से घोषित किया गया है और इंदौर स्वच्छता के मामले में भी काफी पुरस्कार जीत चुका है। इस प्रकार आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। निश्चित तौर पर आप सतत पूर्व के सारे प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे, ये पूरा विश्वास है। घटनासार के साथ साथ आप चाहे कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, आप एडुटेरिया के इस पूरे प्रैक्टिस सेट को जरूर करके जाइएगा। मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि केवल घटनासार तक सीमित रहना खतरनाक हो सकता है। वो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, लेकिन मेरा ये मानना है, आप इस पे अपना विचार कर लीजिएगा कि कभी भी एक पत्रिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा कम से कम 2 करंट के लिए 2 पत्रिका को मुकम्मल तैयार कर लें ताकि किसी प्रकार का कोई रिस्क न रहे, ठीक है। यानी कि जो प्रश्न सब लोग करें वो हमसे भी होना चाहिए। आप इस दृष्टिकोण के साथ तैयारी करें, ठीक है। यानी कि वर्तमान समय में कम से कम घटनासार और एडुटेरिया इन दोनों प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को एक साथ अध्ययन कर लें तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगला ये हम लोग पूरे 20 प्रैक्टिस सेट तक चलेंगे और इसका डिटेल हम लोग करते हुए चल रहे हैं। इसकी आंसर की भी देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको किसी प्रश्न पर रीचेक करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार आज का यही सेशन कंप्लीट करते हैं। आप